हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पवन हिस्ट्री क्लासेज में। साथियों, चैनल नया है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अकबर मुगल साम्राज्य यानी अकबर का टॉपिक 2। ठीक है, अकबर का टॉपिक 2 है। तो मेरे प्यारे साथियों, जानते हैं कि अकबर ने अपना साम्राज्य किस प्रकार से शुरू किया था और कौन कौन से उसने अभियान किए थे। इन अभियानों से किस प्रकार से संबंधित पेपरों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके बारे में जानकारियां लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है, जब 1556 से 1560 का समय था, तो जो प्रशासन की जो शक्ति थी, जो साम्राज्य की जो ताकत थी, वो बैरम खां के हाथों में थी। और बैरम का क्या थे? अकबर का संरक्षक। तो बैरम खां उस समय अकबर का वजीर भी था। वकील और वजीर, दो शब्द इनके नाम के साथ जोड़े जाते हैं। होता क्या है कि जो सुन्नी लोग थे, सुन्नी सरदार, वो अकबर के कान भरते हैं कि बैरम खां जो है वो शिया समुदाय के लोगों को अच्छे अच्छे पद और उनकी शक्ति में विस्तार कर रहा है। ये जो शब्द हैं अकबर को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि कानाफूसी होती है। तो वो क्या करता है, एक आदेश पारित कर देता है और बैरम खां को अपदस्थ यानी पद से हटा देता है। अब होता क्या है, बैरम खां इसी चीज को लेकर विद्रोह करता है। इस विद्रोह को दबाया जाता है। विद्रोह को दबाने के बाद में भागता हुआ बैरम खां दोबारा से अकबर की ही शरण में आ जाता है। तो अकबर क्या करता है, उसे 3 मौके देता है। पहला कि आप चंदेरी के सूबेदार बन जाओ, दूसरा आप मक्का चले जाओ या सलाहकार के रूप में दरबार में रहें। तो ये मक्का जाना पसंद करता है, और जब मक्का जाना पसंद करता है तो ये मक्का के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन ये मक्का नहीं पहुंच पाता। क्यों? मुबारिज खां तो जो था, मुबारक खां एक लड़का है, उसके पिताजी की हत्या बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध के समय करी थी। तो वो इसी चीज का, मौके का फायदा उठाकर बैरम खां की हत्या कर देता है। हत्या के बाद बैरम खां का यहां से मुगल साम्राज्य, क्योंकि हत्या हो गई, वो खत्म हो गए, तो आगे इनकी जानकारी खत्म हो जाती है। अब जो शासन चलता है अकबर के समय में, किसका शासन चलता है, वहां से जानकारी हम जुटाएंगे कि 1560 और 62 ईस्वी में, यानी अकबर के शासन के दौरान 1562-60 में जो शासन की वास्तविक सत्ता थी, वो ये थी इनकी धायमा, उनके हाथ में थी। धायमा की पुत्री और पुत्र, ये क्या थे, उस समय साम्राज्य के सर्वे सर्वा, इच्छा अनुसार सर्वे सर्वा, यानी सारी शक्तियां एक तरीके से अपने आप में ही समा रही कि भाई हम ही हैं, जो भी हैं, जो करेंगे हम करेंगे। तो इसमें कौन कौन थी? इनकी धायमा, मां का नाम था माहम अनंगा और पुत्री का नाम जीजी अनंगा। पुत्र का नाम क्या था? आदम खां। ये तीनों क्या थे, अपने आप को सर्वे सर्वा समझ रहे थे। दिल्ली सल्तनत का, मान लीजिए मुगल साम्राज्य का। क्यों? इन तीनों ने ही क्या करा था, इनकी सर्वे सर्वा होने के कारण इसे क्या क्या नाम दिया इतिहासकारों ने? इतिहासकारों ने इसका नाम क्या दिया था? अतखेल। अतखेल या पेटीकोट सरकार। किस नाम से जाने गए इसकी धायमा? जो इसकी धायमा थी, माहम अनंगा, अतनंगा खेल या पेटीकोट सरकार के नाम से ये जाने जाते हैं। इन्होंने क्या करा था, इसने अकबर ने अधम खां को, इसको अधम खां को, मालवा का जो शासक था बाज बहादुर, उसे यानी मालवा पर अधिकार करने के लिए भेज दिया। जाओ
मालवा के लिए जाओ और उस पर अधिकार करो, उसे जीतो। अब अदम खां बाज बहादुर से लड़ने के लिए पहुंच गए मालवा। मालवा जाने के बाद में होता क्या है, ये मालवा का जो शासक था, मालवा का शासक कौन था, बाज बहादुर, यानी बहादुर शाह। बाज बहादुर शाह, ये बहादुर शाह को हरा देता है अदम खां और मालवा को जीत लेता है। मालवा को जीत लेता है मेरे प्यारे साथियों। तब होता क्या है, जो बाज बहादुर था मालवा का शासक, उसके पक्ष में विद्रोह हो जाता है मालवा में। अब विद्रोह हो जाता है तो इसी विद्रोह का फायदा उठाकर ये जो अदम खां है, ये अकबर के वजीर, ठीक है ना, क्या, अकबर के वजीर। बैरम खां के बाद में कौन बने थे, अतगा खां, अकबर के वजीर बने थे अतगा खां। अब ये इसी चीज का फायदा उठाकर विद्रोह का, अकबर के वजीर की हत्या कर देता है। इसकी वजीर कौन था अकबर का, अतगा खां। पहले कौन था, बैरम खां, ठीक है, संरक्षक भी था बैरम खां। ये अतगा खां की हत्या कर देता है। अब ये चीज जब अकबर को मालूम चलती है तो उसे बहुत ज्यादा क्रोध आता है, और क्रोध आने के कारण अकबर क्या करता है, इसे महल की यानी किले की छत से नीचे फेंक देता है और मृत्युदंड दे देता है। इसे नीचे फेंककर मृत्युदंड दे देता है। अब इसी चीज की जो जानकारी है, इसकी मां कौन थी, माहम अनंगा, माहम एनगा। इसको जब ये मालूम होती है तो ये अपने पुत्र के वियोग में ये भी मर जाती है, ये भी मर जाती है। तो पेटीकोट सरकार का यहां पर जो महत्वपूर्ण बातें थी वो भी अब खत्म होती है, क्योंकि पुत्र और मां दोनों ही मर जाते हैं। इसके बाद में अकबर क्या करता है, जो मालवा था ना, 1562 ईस्वी में अंतिम रूप से मालवा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, मेड़ता। मेड़ता 1562 का समय था, यानी 1562 ईस्वी में, ठीक है। इसका शासक कौन था, जयमल। जयमल, जयमल था, जो कि मेवाड़ के शासक कौन थे, उदय सिंह उस समय। और उदय सिंह जो थे वो मेड़ता के, ये क्या था, ये जो जयमल है ये क्या था, जयमल जो था एक जागीरदार था। मेवाड़ के उदय सिंह जो राजा थे उसकी जागीर में पड़ता था मेड़ता, और मेड़ता का जागीरदार था जयमल, ये इसके अधीन थी, ठीक है ना। तो 1562 में इसे जीत लिया जाता है। बात करते हैं आमेर। 1562 में ही फिर आमेर के लिए अभियान करता है अकबर। कब करता है, आमेर में। लेकिन 1562 में वहां पर मिलता है भारमल यानी बिहारी मल। ये सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए निकल रहा था, दर्शन करने के लिए, ठीक है ना, दरगाह के लिए जा रहा था अकबर। तो आमेर का जो राजा था भारमल था। आमेर का राजा कौन था, भारमल, ठीक है ना। तो भारमल, सॉरी यहां पर मैं भारमल गया, जयमल, सॉरी ये जयमल था जागीरदार जो था, जिसके अधीन थी ये मेड़ता। इसको अकबर भी जीत लेता है। समय कौन सा था, 1562। अब आमेर का जो राजा था भारमल यानी उर्फ बिहारी लाल, ये करता है सलीम चिश्ती की दरगाह देखने के लिए अकबर निकलता है। तो रास्ते में 1562 का समय था, भारमल मिल जाता है। ये अकबर से अपने आप ही अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए बोल देता है कि अगर भाई सुल्तान या बादशाह आपके चाहो तो मैं अपनी पुत्री की शादी करना चाहता हूं। होता भी यही है, ये अपनी इनकी या कि इसकी पुत्री क्या थी, हरखा बाई। ये हरखा बाई का विवाह अकबर से कर देता है, अकबर से कर देता है, ठीक है। तो आमेर भी अब क्या था,
मुगल साम्राज्य के अधीन ही मानो, क्योंकि ये रिश्तेदारी हो गई अब इनकी। इसके बाद में अकबर क्या करता है, गोंडसवाना यानी गढ़कंटका, गोंडसवाना का अभियान करता है 1564 ईस्वी में। इसकी राजधानी क्या थी, चौरागढ़। गोंडसवाना की राजधानी चौरागढ़ की चौरागढ़ थी। तो इसकी स्थापना करी थी अमनदास ने, और इसका जो शासक था वो था वीर नारायण, और इसकी जो शासिका थी दुर्गावती, यानी महोबा की राजकुमारी, महोबा की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। होता क्या है कि इलाहाबाद का जो गवर्नर था यूसुफ खान, है ना, इलाहाबाद का जो गवर्नर है वो इस पर आक्रमण करता है, गोंडसवाना पर, गोंडसवाना पर आक्रमण करता है। और शासिका उस समय जो थी वो दुर्गावती थी, जो कि महोबा के चंदेल राजकुमारी थी। ये उस युद्ध में लड़ते लड़ते मर जाती हैं। ठीक है, मरने के बाद में होता क्या है, इलाहाबाद का जो गवर्नर था वो इस पर अधिकार कर लेता है। लेकिन अकबर के हस्तक्षेप के बाद में ये राज्य वापस उन्हें लौटा दिया जाता है। ठीक है, वापस लौटा दिया जाता है इनको ही। ठीक है ना, वापस लौटा दिया जाता है। और इसके बाद में मेरे पास प्यारे साथी, तुम्हें आवाज आ रही है? मुझे ऐसा लगता है शायद तो मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है, दुर्गावती जो है, जो आसफ खां था इलाहाबाद का गवर्नर, उससे युद्ध करती हैं, और युद्ध में जब हार जाती हैं तो इसके बाद वो अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। इसके बाद में क्या करता है, अकबर हस्तक्षेप करता है और इस राज्य को वापस कर दिया जाता है, और मालवा तक ही सीमा मान ली जाती है। लेकिन इसके कुछ किले अकबर अपने अधीन कर लेता है। इसके बाद में मेवाड़ 1567 से 68, 67 और 68 में इसका राजा कौन था, उदय सिंह। ठीक है, उदय सिंह था। अब अकबर उदय सिंह पर यानी मेवाड़ पर आक्रमण करता है, यानी मेवाड़ का घेरा डालता है। जब घेरा डालता है तो इनमें युद्ध होता है। युद्ध होता है तो इसमें होता क्या है कि ये जो है उदय सिंह अपने राज्य की रक्षा न करते हुए अपने राज्य का भार एक जैमल और फत्ता, जैमल और फत्ता को सौंप देता है, और वहां से भागकर जंगलों में छिप जाता है। राज्य सौंपकर भागकर जंगलों में छिप जाता है। ये जो दोनों योद्धा हैं ये इतने जबरदस्त तरीके से अकबर की सेना से लड़ते हैं, लेकिन लड़ते लड़ते ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। अकबर इनकी लड़ाई से इतना प्रभावित, इनकी वीरता से इतना प्रभावित होता है कि वो इन दोनों की मूर्तियां बनवाकर हाथी के ऊपर सवार करके इनकी मूर्तियां बनवाता है, और आगरे के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करवाता है। ठीक है, दोनों की मूर्तियां आगरा के किले के द्वार पर लगवाता है। इसके बाद अकबर रणथंभौर का अभियान करता है, जो कि 1569 ईस्वी में करता है। इसका जो राजा था कौन था, सुरजनहांडा। सुरजनहांडा ये था रणथंभौर का राजा। भाई रणथंभौर के समय में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन इतिहास में यही बात, किताबों में इतिहास में यही बात दिखाई जाती है, वीर योद्धा होने के बाद भी ये हार जाता है। तो रणथंभौर भी अब मुगलों के अधीन चला जाता है। इसके बाद में इसी प्रकार कलिंजर का राजा था रामचंद्र, जो कि अकबर की सेना को देखकर ही आत्मसमर्पण कर देता है। इसी प्रकार जोधपुर का राजा चंद्रसेन, बीकानेर का राजा राय कल्याणमल, और जैसलमेर का राजा हर राय ने भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो
अब आधा राजपूताना यानी आधा राजस्थान अकबर के साम्राज्य के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद अकबर जो है गुजरात का 1572 और 73 ईस्वी में ये गुजरात का अभियान करता है। इसका जो शासक था मुजफ्फर खां तृतीय था गुजरात का। ठीक है, इस अभियान में क्या करता है अकबर, अब इसका सूबेदार जो था ना, अकबर करता है इस पर आक्रमण और मुजफ्फर खां तृतीय इसमें हार जाता है और इसका जो अकबर बाद में मिर्जा अजीज कोका को गवर्नर बना देता है। भैया अकबर पर क्यों करना था, गुजरात पर आक्रमण क्यों करना था? क्योंकि गुजरात व्यापार केंद्र का बहुत बड़ा स्थल था। एक तो व्यापारिक स्थल, दूसरा अगर हज के लिए जाना हो तो गुजरात के सूरत से ही होकर जाना पड़ता था। ठीक है ना, इसलिए सूरत को क्या कहते थे? सूरत को इसलिए बाबुले मक्का यानी मक्का के द्वार के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पेपरों में काफी बार पूछा गया है। ठीक है ना, जब यहां पर अकबर ने गुजरात की विजय की थी तो यहीं पे एक तो बाबुले मक्का, दूसरा समुद्र के दर्शन अकबर ने यहीं पर करे थे। ठीक है ना, सबसे पहले समुद्र जो देखा था अकबर ने वो गुजरात विजय के ही समय देखा था। और इसके बाद में इसने पुर्तगालियों से भी भेंट की थी और अब इसके बाद में ये महोदय आ जाते हैं दिल्ली और सूबेदार होता है उस समय गुजरात का मिर्जा अजीज कोका, लेकिन तुरंत हो जाता है विद्रोह। अब विद्रोह हो जाता है और अकबर आ गया था दिल्ली। तो 450 लगभग 450 मील की दूरी जो है अकबर 9 दिनों में ही कवर करता है। 9 दिनों में कवर करता है। इसीलिए जो स्मिथ महोदय एक विद्वान है, हमारे इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि भैया ये जो इसने आक्रमण के लिए दोबारा से विद्रोह को दबाने के लिए जो गया था ना अकबर, ये सबसे ज्यादा दुर्गामी विजय थी इसकी। दुर्गामी रास्ते के द्वारा जाना यानी एक तरह से जो विजय करी थी दुर्गामी विजय थी। अब ये वहां पर जाता है और उस विद्रोह को दबा लेता है। दबाने के बाद में गुजरात अब अकबर के अधीन हो जाता है और इसी विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के ही उपलक्ष्य में अकबर फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाता है। 1576 ईस्वी में अकबर उत्तरी भारत के यानी अंतिम अफगान शासक, कौन? अंतिम अफगान शासक दाऊद खां को हराता है। यानी उत्तरी भारत में अब अफगानों का अंतिम जो शासक था, सुल्तान था, वो समाप्त हो जाता है। यानी अब जो अफगान साम्राज्य खत्म हो जाता है। इसके बाद 1576 ईस्वी में अकबर जो है मेवाड़ पर आक्रमण करता है। फिर से मेवाड़ पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के लिए क्या करता है ये कि अपनी सेना में मानसिंह को भेजता है। और मेवाड़ की राजधानी क्या थी? कुंभलगढ़। मेवाड़ की राजधानी थी कुंभलगढ़। ठीक है, क्योंकि हमारा जो राजस्थान का जो इतिहास है वो इतिहास में बहुत कम दर्शाया गया है, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा इतिहास है इन लोगों का भी। ठीक है, मानसिंह जो है इसमें जो दिखाया गया है कि मेवाड़ पर आक्रमण किया 1576 में। इसमें क्या है 1576 में जब शुरू में मानसिंह भेजा था तो महाराणा प्रताप मानसिंह से मिले ही नहीं थे। राणा प्रताप के पुत्र मिले थे मानसिंह जी से। ठीक है, लेकिन फिर भी इतिहास में दिखाया गया है कि 1576 में क्यों, 1572 में राणा बने थे यहाँ के राजा, महाराणा प्रताप राजा बने थे। 1572 ईस्वी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। उनकी राजधानी कुंभलगढ़ थी, मेवाड़ उनका राज्य था। तो 1576 में मानसिंह को भेजा जाता है कि आप जाओ और महाराणा प्रताप को अकबर के सामने समर्पण के लिए बोलो।
लेकिन महाराणा प्रताप उनसे नहीं मिलते, क्योंकि एक राजा ही राजा से मिलता है और मानसिंह राजा नहीं थे। ठीक है, तो उनसे महाराणा प्रताप का पुत्र, ठीक है ना, वो इनसे मिलते हैं, जिससे ये अपना अपमान समझते हैं। लेकिन इतिहास में यही दिखाया गया है कि मानसिंह वहां पहुंचते हैं, इनसे फिर होती है किस कौन सी लड़ाई, तो वो लड़ाई देख लीजिए कि जब महाराणा प्रताप और अकबर की सेना टकराती है तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है। इसे हल्दी घाटी का युद्ध या गुगुंदा का युद्ध या खमनेर का युद्ध, तो खमनेर का जो युद्ध की पुष्टि करता है वो करता है अबुल फजल। अबुल फजल कहता है कि इतिहास जो दिखाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, और उसको गोगुंदा के नाम से भी जाना जाता है। गोगुंदा की लड़ाई में महाराणा प्रताप को अकबर ने हराया। लेकिन अबुल फजल कहते हैं कि उसे खमनेर के युद्ध में मुगल सेना ने हराया। लेकिन इसमें क्या है, राणा हार गए। इतिहास में दिखाया गया राणा हार गए, जबकि इतिहास तो यह है कि महाराणा प्रताप हारे नहीं थे, क्योंकि जीते जी अकबर के वो हाथ ही नहीं आए थे। उन्होंने कभी भी अपना आत्मसमर्पण ही नहीं किया था। ठीक है, क्योंकि ये गोरिल्ला युद्ध करते थे, और गोरिल्ला युद्ध करके अकबर के जो है कभी इस क्षेत्र में तो कभी दूसरे क्षेत्र में, इस प्रकार से उनकी टुकड़ियों गोरिल्ला युद्ध करते थे और अकबर की सेना को तितर बितर करते और फिर पहाड़ियों में भाग जाते थे। इतिहास तो ये है, लेकिन फिर भी इतिहास में ये चीज दिखाई गई है। मैं दोनों तरीके से ही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अकबर की सेना आती है, खमनेर का, गोगुंदा का, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, इसमें महाराणा प्रताप की हार दिखाई जाती है। चलो मान लेते हैं वो हार गए थे, और इनका साथ देने वाला कौन था? महाराणा प्रताप का जो साथ देने वाला था अफगान सागर हकीम खां सूरबी था, जो कि इनके साथ में लड़ा था। अब यही मान लीजिए कि राणा प्रताप हार गए थे, ठीक है, जबकि यह है कि उनका जो घोड़ा था वो उन्हें चेतक था उसका नाम, ये उन्हें अपने संकट के समय में भी बहुत चौड़ी खाई थी, उसे कूदकर इनकी जान बचा लेता है, लेकिन वो मर जाता है और ये जंगलों में चले जाते हैं। लेकिन अकबर की सेना के आगे आत्मसमर्पण नहीं करते। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो सरदार था ना इनकी सेना में, महाराणा प्रताप की सेना में था सरदार झाला बहुत बुद्धिमान और बहुत बड़े वीर योद्धा थे। ठीक है, ये क्या करते हैं, महाराणा प्रताप का मुकुट उतारकर स्वयं पहन लेते हैं और मेवाड़ के, जब मुकुट पहन लेते तो मेवाड़ के राजा यही होते हैं, और ये महाराणा प्रताप को वहां से भगाने में मदद भी करते हैं। इसके बाद में होता क्या, पहन लेते हैं और इसके बाद में मेवाड़ राज्य जो है वो अकबर के अधीन माना जाता है, जबकि ऐसा पूर्ण तरह से नहीं था। इसके बाद में अकबर जो है 1580 ईस्वी तक विद्रोहों को दबाने में लगा रहा। ठीक है, जब 1580 ईस्वी तक अकबर विद्रोहों को दबाने में लगा रहा और उसका ध्यान यानी राजपूताना क्षेत्र पर नहीं था। इसी बीच में क्या है, महाराणा प्रताप जो है अपने जो अकबर के अधीन गए हुए क्षेत्र थे, राज्य थे, उन्हें ज्यादातर वापस ले लेते हैं और अपनी नई राजधानी कहां बनाते हैं, तो 1585 तक, भाई 80 से लेकर 1585 में वो विद्रोह में लगा हुआ था और 85 तक वो कोई भी अभियान नहीं करता। इसी का फायदा उठाकर महाराणा प्रताप अपने खोए हुए साम्राज्य को उल्टा ले लेते हैं और अपनी नई राजधानी बनाते हैं चावर को अपनी राजधानी बनाते हैं। और 1597 ईस्वी का समय था, क्या था, 1597 ईस्वी का समय था। 51 वर्ष की आयु महाराणा प्रताप की थी। एक कठोर धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाने, कठोर धनुष की प्रतिज्ञा यानी उस पर जो प्रतिज्ञा चढ़ती है ना धनुष पर, धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाते समय उनके शरीर में एक आंतरिक चोट लगती है, जिसके कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आपको अकबर के साम्राज्य और अकबर के अभियानों के संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको जानकारियां मिली होगी।
इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पेपरों में पूछे जाते हैं वो हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। धन्यवाद।